हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 67 ऑफ इंडियन पॉलिटी GS2। ठीक है, आज के लेक्चर में हम फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। फेडरलिज्म नॉट एज अ टॉपिक बिकॉज वो हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है, बट फेडरलिज्म एज हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ फेडरलिज्म कैन हेल्प डिफरेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग कलेक्टिवली टू अचीव अ सिंगल गोल। ठीक है, तो उस केस में हम फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने कैग एंड यूटी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अलॉन्ग विद HMAC कमेटी, करेक्ट। सो आज के लेक्चर में हम फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे। सो व्हाट विल गोना स्टडी टुडे इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, आपका कंपेटिटिव, कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, बेसिक आउटलाइन ये है। इसके अलावा आपके कुछ टाइप के और हैं, जैसे आपका एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा आपके कुछ और भी हैं जो कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, देन विल आल्सो डिस्कस अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये कुछ हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। एम जो है आज के लेक्चर का वो ये है कि फेडरलिज्म में कैसे है स्टेट एंड स्टेट कलेक्टिवली कैन वर्क टुगेदर, सेंटर एंड स्टेट कैन कलेक्टिवली वर्क टुगेदर फॉर मतलब टू अचीव अ बेटर गोल। ठीक है, या फिर जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशंस ने प्रोविजंस दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कंटेंट फॉर द डे इज, ठीक है, यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फेडरलिज्म। ओके, देन विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट टू अचीव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे आपका नीति आयोग, राइट, नीति आयोग के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अंदर हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे आपके जैसे जोनल काउंसिल हो गया एंड नीति। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी शैल बिगिन। लिख लो, फेडरलिज्म डिवीजन ऑफ पावर दैट इज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इधर लिख लो डिवीजन पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, सो प्राइमरी बाइफिकेशन जो है फेडरलिज्म का दैट इज योर कंपेटिटिव competition फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडअप करा है एज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फाइनल बन के आया है उसमें हमने कई कंट्रीज से अलग अलग प्रोविजंस जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, हाउ पार्लियामेंट शुड वर्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग कंट्रीज से ली है। जैसे कुछ हमने अमेरिका से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, रशिया से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही एक हमने ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है विच इंक्लूड्स योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, नाउ फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म टॉपिक मतलब हेडिंग डाल के लिखो, फेडरलिज्म in traditional sense is division of power between units of federation। units of federation आपके among states हो गए। ठीक है, units of federation। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल स्टेट्स। ठीक है, यूनिट्स जो है फेडरेशन का उसके अंदर आपका मेन सेंटर है। देन यू हैव क्योंकि फेडरेशन है, इवन दो डेमोक्रेसी और आपकी पूरी जो इंडिया का फंक्शनिंग है वो बाइफिकेटेड है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, बट फेडरेशन में आपका स्टेट और सेंटर्स ही आते हैं। और स्टेट इधर आपके मल्टीपल यूटीज़ भी हैं, स्टेट्स भी हैं, तो उन सब के बीच में कैसे रिलेशन है या और उनका सेंटर के संग कैसा रिलेशन है, एवरीथिंग कम्स अंडर योर फेडरेशन ओनली। ठीक है, सो आई विल जस्ट रब दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट यू राइट, depending on mutual interaction between the units of federation, comma, we get to see various forms of federation। ठीक है, नंबर 1 is your competitive federalism। ए लिखो, ए competitive federalism डैश लिख के लिखो, it involves the unit of federation trying to compete with each other on similar benchmarks and outperform each other so that they can become better। इसके अंदर सबसे प्राइम एग्जाम्पल है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है,
हमें पता होगा कई हर साल में या हर कुछ महीने बाद एक लिस्ट निकलती है जिसके अंदर किस स्टेट में कौन सी शहर है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट है, ठीक है, उसकी रैंकिंग दी होती है। तो कहीं ना कहीं आप उस एग्जांपल को देख के समझ सकते हो कि बिटवीन स्टेट्स या अमंग स्टेट्स एक हेल्दी कंपटीशन रहता है टू बिकम बेटर, ठीक है। और इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिख लेना, कम्पिटिटिव डज नॉट मीन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यहाँ एक हेल्दी कंपटीशन की बात हो रही है, जैसे जो हेल्दी कंपटीशन आपकी टीम्स में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, ठीक है, आपके पीयर्स में भी हो सकता है। सो दैट इज़ अ गुड वे जिसके बेसिस पे आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, राइट। तो यही इसका कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का बेसिक सेंस है, ठीक है। तो सेकेंड इज योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। भी लिखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। इसमें लिखो cooperative federalism means interdependence and coordination between the units of federation, that is between center and state or among the states to achieve a common goal of a developed country rather than to fight for power through confrontation, ठीक है। Next you write, concept of cooperative federalism explicitly came from Australia, full stop. However, in the context of India, the element of cooperative federalism are already present under the constitution or outside the constitution through various functional arrangements, ठीक है। तो बेसिकली कोऑपरेटिव का फंडा ये है कि जैसे हमें पता होना चाहिए, जो आपका प्राइम एग्जांपल है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें पता है कि जो भी सेंटर कलेक्ट करता है उसका 42% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग द स्टेट्स एंड द यूटीज, सो दैट जो भी उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है दे कैन गेट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुफ्त में बट रहा है, बट येस दे डिफरेंट स्टेट्स डिजर्व दैट मच अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम सेंटर, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद जो बाइफिकेशन है पैसे का वो सेंटर ही थ्रू जीएसटी काउंसिल से डिसाइड करती है कि स्टेट को कितना % जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर जैसे स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स अमाउंट को लेके जो बाइफिकेशन है, जहाँ पे स्टेट्स आर ऑल्सो अलाइन एज वेल एज सेंटर इज ऑल्सो अलाइन कि कितना % ऑफ द टोटल रेवेन्यू आ रहा है उसका कितना % स्टेट रखेगा और कितना % सेंटर रखेगा, ठीक है। सो दैट इज़ योर प्राइम एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब फ्यू कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स टू अचीव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है तो यहाँ पे हमने डिफरेंट बॉक्सेस बनाए हैं जहाँ पे हम कुछ आर्टिकल्स मेंशन करेंगे, यही हम आर्टिकल्स लिखेंगे सो दैट वी कैन हैव द फुल प्रूफ क्लैरिटी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से आर्टिकल्स मेंशन करे गए हैं जो कि हमें एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट देते हैं या फिर हमें कॉन्क्रीटली इस चीज़ को मानने के लिए परस्यू करते हैं कि येस इन इंडिया वी अचीव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ऑल्सो, ठीक है। सो few articles, 301 is for trade, all India services, you have 312, ठीक है। Then we have legislative mechanism, consultative mechanism, delegatory mechanism, adjudicatory mechanism and fiscal mechanism. The respective fundamental articles are 252, 312 for AIS, ठीक है। For cooperation in trade and commerce is 301, adjudicatory mechanism is 262, delegatory mechanism 258, consultative mechanism 263, legislative mechanism article 252 and fiscal mechanism 280, that is your finance commission, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख भी लो, ठीक है। तो राइट डाउन, नंबर फर्स्ट लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म के बारे में लिख लो। अंडर आर्टिकल 252 पार्लियामेंट कैन इनैक्ट लॉ फॉर 2 और मोर स्टेट्स स्पेसिफिकली रिक्वेस्टिंग फॉर अ लॉ, ठीक है। फंडा क्या रहता है कि जैसे प्राइम एग्जांपल है इसमें नक्सलिज्म, तो नक्सलिज्म के लिए क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स नक्सलिज्म से नक्सलिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस फेल कर रहे हैं, तो जैसे महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो कलेक्टिवली दे कैन रीच टू पार्लियामेंट, वो बोल सकते हैं कि भाई नक्सलिज्म को एज अ इशू रिजॉल्व करने के लिए आप लोग एक लॉ बना के दे दो पार्लियामेंट की साइड से, सो दैट इट विल बिकम अ यूनिफॉर्म लॉ इन एड्रेसिंग द नक्सलिज्म प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि पुलिस और फॉरेस्ट आपका इसके अंदर आता है टू एन एक्सटेंड, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो बट जो इशू है, जो चैलेंज है, दैट इज़ योर नक्सलिज्म, वो एक कॉमन ट्रेट है। तो हर स्टेट का अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एक नक्सलिज्म जैसे इशू को फाइट करना थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे
स्टेट्स कोऑपरेटिव तरीके से आके पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे, स्टेट लिस्ट के बिहाफ पे कुछ लॉज इम्प्लीमेंट कर दीजिए सो दैट वी कैन हैव अ यूनिफॉर्म लॉ इन एड्रेसिंग अ कॉमन इशू। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जाके पार्लियामेंट को बोल सकते हैं, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 252 लॉ बना सकती है और दैट लॉ विल बी एप्लीकेबल फॉर दो स्टेट्स जिसके लिए पार्लियामेंट ने वो लॉ बनाया है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लिख लो, अंडर लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म ओनली, legislative mechanism can bring cooperation between center and states as well as among the states, thus eventually strengthening cooperative federalism। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, तो पहले हमने लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म कर लिए, सेकंड इज योर कंसल्टेटिव मैकेनिज्म। इसमें लिखो, अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट could any time constitute inter-state council, so you have ISC inter-state council अंडर आर्टिकल 263। ठीक है, तो इसमें फंडा क्या रहता है, कुछ भी ऐसा कॉमन इशू चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ जैसे साउथ में दो स्टेट्स के बीच में, मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक कॉमन रिवर को लेके इशू चल रहा है। ठीक है, आई जस्ट राइट द नेम कावेरी। ठीक है, तो उस केस में क्योंकि दो स्टेट्स का ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे सेंटर एक इंटरस्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश कर सकती है जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो दोनों स्टेट्स के इश्यूज़ को चेक करके रिजॉल्व करने की ट्राई करेगी। ठीक है, ऑब्वियसली वो जुडिशियल बॉडी की तरह ही होगी सो दैट हमारी जो प्राइमरी जुडिशरी उस पर बर्डन ना हो। सेंटर चाहे तो एक इंटरस्टेट काउंसिल बना के रख सकता है। ठीक है, मतलब रखता ही है क्योंकि इसके अंदर मेजरली आपके पीएम ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो, अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट कुड एनी टाइम कॉन्स्टिट्यूट इंटरस्टेट काउंसिल टू ब्रिंग अबाउट अ coordinative atmosphere in solving common problems faced by the units of federation. Next, you write, such ISC can be assigned with the task to inquire into the disputes which may have originated between center and states or among the states. Next, you write, ISC, that is your interstate council, can investigate and discuss subjects in which union and state हैव कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बिटवीन द स्टेट्स, या फिर जैसे अभी नॉर्दर्न साइड में उत्तराखंड के अंदर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द सेम पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट गवर्नमेंट का भी ये कंसर्न है कि भाई कंस्ट्रक्शन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो दैट इज़ इम्पैक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन या स्ट्रक्चर या जो माउंटेनियस रीजन है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे सेंटर और स्टेट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए भी वी हैव ISC, राइट। नेक्स्ट, राइट, ISC कैन मेक रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन लिख लो, कंपोजिशन इज इंटरस्टेट काउंसिल के अंदर आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं आपके PM। ठीक है, सो PM इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ ISC, एंड इसके अलावा वी हैव एटलीस्ट 6 कैबिनेट मिनिस्टर एंड CM ऑफ ऑल स्टेट एंड UT। ठीक है, थोड़ा खिचड़ी बन गई, आई जस्ट यहाँ लिख देते हैं। सो composition क्या है, composition is you have PM plus 6 cabinet ministers plus CM of all states and UT। ठीक है, so this is your interstate council। ठीक है, तो ये आपका composition बन गया interstate council का। ठीक है, इवन और important thing to note here is जो ISC की recommendation है that is not legally binding, तो सजेशन दे दिया, बट फिर भी अगर स्टेट्स को लड़ना है तो वो बिंदास लड़ सकते हैं। उस केस में आप प्राइमरी जुडिशरी के ऊपर भी केस, मतलब उनके सामने भी केस लेके जा सकते हो, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग चलती रहेगी, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। क्योंकि कावेरी रिवर का जो इशू है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, बट स्टिल द कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। ठीक है, सो मूविंग ऑन, द थर्ड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स टू अचीव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज योर एडजेक्टरी मैकेनिज्म। ठीक है, एडजेक्टरी मैकेनिज्म इज़ योर आर्टिकल 262। ठीक है,
तो इसमें लिख लो अंडर आर्टिकल 262 पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स with respect to the use, distribution and control of water of interstate rivers. Full stop. Thus, next you write, thus Parliament have used its power to pass Interstate River Boards Act 1956. इसको लिख लो. I'll just write it down here. ठीक है. So Interstate River Boards Act. (1956) ये पार्लियामेंट ने पास करा था. ठीक है. पार्लियामेंट पास्ड टू अचीव एडजुकेटरी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ठीक है. तो इसके अंदर इंटरस्टेट रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 बना. ठीक है. इसमें आगे और एक और बना आपका इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट. इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956. ठीक है. इसमें लिख लो अंडर विच पार्लियामेंट गेव द पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट टू फॉर्म स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स हु एडजुडिकेट ऑन इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स. ठीक है. तो इसके बेसिस पे ट्रिब्यूनल्स बनी जो कि जिनके जिनके जैसे जैसे डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल्स बना देती है सो दैट देयर इश्यूज कैन बी रिजॉल्व. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज इंटरस्टेट रिवर बोर्ड एक्ट 1956 एंड इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट बना था. ठीक है. टू एड्रेस द मतलब टू एड्रेस नहीं टू गिव पावर टू फेडरलिज्म. ठीक है. नेक्स्ट यू राइट. सो ये तुम्हारा इसके अंदर था एडजुकेटरी फेडरलिज्म. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लिखो. चौथा तुम्हारा रहेगा डेलीगेटरी मैकेनिज्म. यहाँ हमने पढ़ा था. ठीक है. यहाँ पे आ गए हैं 258 पे. लिख लो इसमें अंडर आर्टिकल 258 प्रेसिडेंट विद प्रायर कंसेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन डेलीगेट सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द यूनियन टू द स्टेट. सिमिलरली फुल स्टॉप लिख के फुल स्टॉप आगे लिखो. सिमिलरली अंडर आर्टिकल 258A गवर्नर ऑफ द स्टेट विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट टू द यूनियन सम ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट. ठीक है. तो ये डेलीगेट करने वाले काम है कि भाई सेंटर का कुछ काम गवर्नर को दिया जा सकता है और गवर्नर अपने स्टेट का कुछ काम प्रेसिडेंट को दे सकता है थ्रू 258 आर्टिकल. ठीक है. सो दिस विल इवेंचुअली हेल्प इन अचीविंग द डेलीगेटरी मैकेनिज्म विच मतलब फंडामेंटली विल अचीव योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ठीक है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर प्रोविजन है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर अस. ठीक है. नेक्स्ट लिखो फिस्कल मैकेनिज्म. ठीक है. फिस्कल मैकेनिज्म फाइनेंशियल मैकेनिज्म. ठीक है. इसके अंदर लिखो फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू अचीव कोऑपरेशन. नीचे लिखो नेक्स्ट टू राइट सेंटर प्रोवाइड्स ग्रांट इन एड to states to ensure development of backward areas. Tribal areas and to provide for welfare projects. ठीक है. नेक्स्ट राइट. सो ये तुम्हारा जो है फिस्कल ये है अंडर आर्टिकल 280. ठीक है. लिख लो अंडर आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया टू मेक रिकमेंडेशन एज टू द मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. ठीक है. तो ये आपका फिस्कल के अंदर आ गया. ठीक है. अब ये लिख लो 301 के लिए
कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें लिखो अंडर आर्टिकल 301 to 307, 301 से 307 तक, there is a limitation on law making powers of legislation on matters of imposing restrictions on the free movement of goods and services across the country. ठीक है, अब फंडा क्या है कि भाई लेट्स से ओके, कश्मीर के एप्पल्स जाने हैं केरला तक बाय रोड, और अगर बीच में मध्य प्रदेश बोलता है कि भाई मेरे स्टेट से कोई भी ट्रक जो कश्मीर से आ रहा है वो पास नहीं होगा, सो ऐसे कोई भी आर्बिट्री डिसीजन या आर्बिट्री स्टेट के लॉ हैं, उन सब कोई ऐसा स्टेट जो ऐसे आर्बिट्री लॉज बना दे, उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर योर ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम आर्टिकल 301 to 307, ये लिमिटेशन है कि कोई भी आर्बिट्री डिसीजन नहीं लगा सकता विच कैन इवेंचुअली इम्पैक्ट योर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को केटर करता है कि भाई फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट लिखो AIS ऑल इंडिया सर्विसेज, 312 है आर्टिकल. AIS एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड इवेंचुअली हेल्प्स इन ब्रिंगिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम. ठीक है, जो भी आपके IAS, IPS, IRS हैं वो इवेंचुअली सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की तरह काम करते हैं. ठीक है, बिकॉज अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करे जाते हैं बट काम स्टेट के लिए करते हैं, सो दे एक्ट एज अ गुड ब्रिज. ठीक है, इसके अलावा एक और लिख लो, वी हैव कोऑपरेशन इन एरियाज ऑफ पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स. लिख लो कोऑपरेशन इन एरियाज ऑफ पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स. तो इसके अंदर आर्टिकल आता है आपका अंडर आर्टिकल 261. लिख लो अंडर आर्टिकल 261 ऑल द पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एनी स्टेट शैल बी गिवन ड्यू रिकग्निशन बाय अदर यूनिट्स ऑफ फेडरेशन लीडिंग टू कोऑपरेशन among them, full stop. All the decision of civil courts of state must be given due effect throughout the country. ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर कोई भी लेट्स से राजस्थान की जयपुर में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया या कन्विक्शन दिया, उसके पास जो भी उसके एक्ट्स या डॉक्यूमेंटेशंस थे, अगर उस केस का रेफरेंस या अगर कोई दूसरे कोर्ट में लेट्स से यूपी के आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो इनका डॉक्यूमेंटेशन है वो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो था डॉक्यूमेंटेशन, एक्ट्स और जो भी उसके फाइनल वर्डिक्ट्स और कन्विक्शंस था, उन सब की कोई वैल्यू नहीं है यूपी के अंदर. दैट्स नॉट द केस. ठीक है, तो इवेंचुअली टू प्रमोट दिस कोऑपरेशन वी हैव आर्टिकल 261 इन द एरियाज ऑफ पब्लिक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, सो ये आपके कुछ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म थे टू अचीव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ठीक है, इसके अलावा नाउ नेक्स्ट इज योर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म्स टू अचीव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इसके अंदर सबसे पहला है आपका नीति आयोग. ठीक है, और दूसरा आपका जोनल काउंसिल. जोनल काउंसिल के बारे में लिख लो, थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 zonal councils was introduced, full stop. In total we have 5 zonal councils. You have 5 है total zonal councils. You have north, east, west, south and center. Central कहते हैं उसे. ठीक है, next you write zonal councils are not constitutional body, comma they are set up by the parliamentary law. ठीक है, constitutional नहीं है but हाँ पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू ही बना है. Next you write in 1972 a separate council was created for north east states. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से स्टेट बनाया गया था 1972, मतलब अलग से जोनल काउंसिल बनाया गया था टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. नेक्स्ट राइट एवरी जोनल काउंसिल हैज़ यूनियन मिनिस्टर, मतलब जो हमारी यूनियन होम मिनिस्टर हैं, एवरी जोनल काउंसिल हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द जोनल काउंसिल एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज. ठीक है, तो दो हैं हमारे पास, एक था हमारे पास ISC और एक है हमारे पास जोनल काउंसिल,
है ना। आईएससी में आपका पीएम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और जोनल काउंसिल में यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये चीज़ भूलना नहीं, ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल है आईएससी, ठीक है, और आपका जोनल काउंसिल है होम मिनिस्ट्री का, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर आपका चेयरपर्सन है। नेक्स्ट लिखो, प्राइमरी फंक्शन ऑफ जोनल काउंसिल्स आर टू डिस्कस अबाउट द coordinated development of the zone, development of common transportations link, and to figure out a solution related to boundary and linguistic issues among the states in the zone, ठीक है। तो जैसे अगर 5 जो जोन थे हमारे पास, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल, ठीक है। तो सेंट्रल में लेट्स से मेरे पास मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश ले लो तुम, और लेट्स से हरियाणा ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 स्टेट्स आ रहे हैं तो इनका कोई लेट्स से बाउंड्री इशू है, ठीक है, या लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, या फिर लेट्स से कोई आजकल कॉमन जो रिवर क्रॉस होती है उस पर अगर कोई डैम बनना है, तो डैम से अगर रिलेटेड कोई इशू है कि भाई कितना क्या पानी का रहेगा इशू, तो वो सारी चीज़ें अगर 2 स्टेट्स के एक जोन के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हैं जिनको कॉमन इश्यूज आ रहे हैं, तो वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस करके उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिफरेंट constitutionals and extra constitutions provisions to help achieving your cooperative federalism, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिख लो, यहाँ मैं लिखना भूल गया, सॉरी। नेक्स्ट लिख लो इसके अंदर, competitive cooperative federalism, competitive cooperative फेडरलिज्म, ठीक है। इसमें लिखो, नीति आयोग calls for replacing cooperative federalism with competitive cooperative federalism, under which, while the units of federation like competing with each other shall also share the best administrative practices for developing their own competitive edge and thus cooperate with each other, ठीक है। तो बेसिकली फंडा कुछ नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग टर्मिनोलॉजीज थी जिसमें आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अलग अलग था, नीति आयोग का ये सजेशन था कि भाई इनको अलग अलग करने की जगह इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आप एक साथ कंबाइन करके कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यूज़ करो, जहाँ पे स्टेट्स एक दूसरे के संग फाइट भी कर सकते हैं टू अचीव बेटर गवर्नेंस, बेटर डेवलपमेंट, और साथ में अपने जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस है, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है, वो आपस में शेयर करके एक दूसरे का नॉलेज बेस भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक और टॉपिक लिख लो, वैसे मैं इसमें रुक जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लो इसके अंदर, अब एक डिफरेंट टाइप का फेडरलिज्म भी था, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, उसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। I'll just move this here, ठीक है। ठीक है, सो ये आपका टॉपिक था कंपेटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। ये नीति आयोग ने सजेस्ट करा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ठीक है, AF। तो इसमें लिख लो
asymmetrical federalism involves no uniformity of chemistry between center and other units of federation, comma, that is I dot E. What we see is a differential status and treatment given to different units of federation, full stop. This is very much a requirement in India, considering the fact that the demand and reality of various states in India are grossly different. देखो फंडा क्या रहता है, प्राइम एग्जांपल समझा देता हूँ. यू हैव महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, यू हैव यूपी एंड देन यू हैव मणिपुर, ठीक है. ऑब्वियसली महाराष्ट्र और यूपी का डेवलपमेंट अगर तुम बाकी पर्सपेक्टिव से देखो तो मणिपुर से बहुत कम है, ठीक है. तो होना क्या चाहिए, मणिपुर का जो शेयर है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे का, वो ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट मोर डेवलपमेंट कैन हैपन इन मणिपुर. बट एज़ कम्पेयर टू, मतलब बाकी तीन से कंपेयर करो तो आज के टाइम पे फेडरलिज्म में अगर सेंटर कोई पैसा रिलीज़ कर रहा है कॉमन ट्रेड के लिए या कॉमन सारे स्टेट, कॉमन मतलब कुछ स्टेट्स के लिए, तो उसको टू एन एक्सटेंट सेम रखना पड़ेगा कि भाई महाराष्ट्र को भी 1000 करोड़ दे दिए, यूपी को भी 1000 करोड़ दे दिया, मणिपुर को भी दे दिया 1000 करोड़. बट होने को क्या हो सकता है कि भाई ये तो स्टेट्स ऑलरेडी अपने स्टेट रेवेन्यू से भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यू कैन इवेंचुअली रिड्यूस द मनी, दैट इज़ 500 करोड़. इधर भी तुम 500 कर दो, और इनसे जो 500 लिया है वहाँ इधर 1000 करके इसको 2000 करोड़ कर दो. तो ये होता है तुम्हारा एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, जहाँ पे जो यूनिट है फेडरेशन का उसकी नीड और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही तुम डिसीजन लेते हो, ठीक है. सो दिस एज अ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, ठीक है. अब एक और टर्म है वो भी देख लो, दैट इज़ योर, थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा इसको, जस्ट मिनट. ठीक है. सो दिस इज़ योर फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है. अब इसमें क्या सीन है, बेसिकली इसमें वही है कि डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल सेंटर हैज़ डिफरेंट टैक्सेस टू कलेक्ट एंड स्टेट हैव देयर ओन रिसोर्सेज. स्टेट का भी जो खुद का रेवेन्यू है वो उसके जो सब्जेक्ट लिस्ट है उधर से आता है, सेंटर का भी जो उसके खुद के पास सब्जेक्ट लिस्ट है वहाँ से आता है. सेंटर और स्टेट में जो बाइफिकेशन है वो भी रहता है पैसे का, ठीक है. तो ये फिस्कल फेडरलिज्म है कि भाई कुछ पैसे जैसे 42% जो है वो सेंटर स्टेट्स को देता है, स्टेट खुद के फंक्शनरीज के लिए भी स्टेट लेवल पे टैक्स कलेक्ट करता है, सेंटर भी ऑल इंडिया लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है, टू रन देयर ओन मशीनरीज. तो ये तुम्हारा फिस्कल फेडरलिज्म है. नेक्स्ट लिख लो इसके अंदर ही, इन इंडिया स्टेट्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द सेंटर फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है, विच इवेंचुअली कॉजेज फिस्कल फेडरलिज्म in more favor of center, and thus your fiscal federalism becomes weak because यहाँ पे center क्योंकि इस केस में क्या है, your center is more powerful than your states and states are very much dependent on states for dependent for फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है. तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ बुरी है विच इवेंचुअली इम्पैक्ट्स द फेडरलिज्म एंड इट इवेंचुअली कॉजेज अ डाउनग्रेड टू फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सरकारी रिकमेंडेशन डिस्कस करेंगे टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशन. देन जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. छोटे छोटे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, ठीक है, आर्टिकल 2, 1, 2, 3, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल, ठीक है. व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बट सॉलिसिटर जनरल and additional solicitor general are not a constitutional post but a statutory post, ठीक है. मतलब सॉलिसिटर जनरल की जो पोस्ट है वो पार्लियामेंट के लॉज के थ्रू बनी है, बट अटॉर्नी जनरल जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली वी हैव आर्टिकल 76, नॉट रिमेंबर करेक्टली,
दिस इज रिटन राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम सरकारिया से स्टार्ट करेंगे, सरकारिया रिकमेंडेशन से, विद क्लोज आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 76. ठीक है. So this is all for today. I hope you like this video. I hope you found this video informative. ठीक है. Please like, share and subscribe. Keep working hard. Keep watching the video. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.